हम लोग आज फिर उपस्थित हो गए हैं मैथ्स के क्लास में। और क्लास 12 में अभी तक हम लोग जो है त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन किया और उसके मैक्सिमम क्वेश्चन, फार्मूले सभी को हमने रिवाइज कराया और आपको दिया। अब हम आज जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। ये आव्यूह आपका चैप्टर है अगला एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर आपका आव्यूह है। कौन सा? थर्ड चैप्टर। देखो क्या मैट्रिक्स होती है, मैट्रिसेस होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीजें हम आज डिटेल ले रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक ना? आव्यूह है क्या? मैट्रिक्स को हम लोग कहते किसे हैं? ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते चलिए, क्योंकि बात में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आप लोग, है ना? कि क्या चीज है क्या नहीं है, ये सारी चीज डाउट क्लियर हो, जिससे आगे आपको सार्डिक पर भी चर्चा जब की जाए तो वहां भी आपको आसानी हो, पढ़ने में कोई दिक्कत न हो, असुविधा न हो। तो मैट्रिक्स जो होती है वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्याओं, वास्तविक संख्या अथवा सम्मिश्र संख्याओं से लिए गए अंकों अथवा प्रतीकों को एक आयताकार अकायत रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, उसमें अगर हम रखते हैं, रेक्टेंगुलर एरे में हम रखते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या अथवा सम्मिश्र संख्याओं अथवा प्रतीकों को आयताकार अकायत में, ठीक है, अकायत में जिसे पंक्तियों या स्तंभों में रखा जाता है उसे आव्यूह कहते हैं। क्लियर हुआ? वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्याओं अथवा प्रतीकों, उनके सिंबल जो भी हों, उनके प्रतीकों को आयताकार अकायत में रखते हैं। किस स्थिति में, किस क्रम में? पंक्तियों और स्तंभों के रूप में। वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं को आयताकार अकायत में पंक्ति और स्तंभ के रूप में जब रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में रखे जाने को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल आपका होता है ये, ठीक है, ये सिंबल आपका होता मैट्रिक्स का। तो क्लियर हुआ मैट्रिक्स की परिभाषा? वास्तविक अथवा सम्मिश्र या उनके प्रतीकों को आयताकार अकायत में पंक्ति और स्तंभ के रूप में रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप देखो कि मैट्रिक्स में जो हमारी पंक्ति है और स्तंभ है, जिसमें आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बार बार भूल जाते हो कि कौन सी पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है, इस बात को आप क्लियर करते चले। तो अब आप देखो
कि इसमें आपकी जो पंक्ति है और स्तंभ है, जैसे ये आपके मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, इसमें मान लिया हमने ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है ना। अब आप देखो इसमें ये आपकी पंक्ति कहलाती है, ये आपकी पंक्ति कहलाती है, ये आपकी पंक्ति कहलाती है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, ये आपके क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया। फिर से आप देख लो, अलग से बनवा दे रहे हैं। ये आपकी कोई मैट्रिक्स हो गई, यहां A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है ना। ये आपकी ये और ये तीनों आपकी क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है, ठीक है। और ये तीनों आपकी ये और ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। तो अब आप देखो, वास्तविक अथवा सम्मिश्र अथवा उनके प्रतीकों को आयताकार एरे के रूप में रखा गया। किस क्रम में, पंक्ति और स्तंभ के रूप में। तो पंक्ति और स्तंभ के रूप में जब रखा गया, रो और कॉलम कहते हैं उसको, कॉलम एंड रो, कॉलम मीन्स स्तंभ, रो मीन्स पंक्ति, ठीक है। तो अब आप देखो इस फॉर्म में जब रखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है, ठीक। हॉरिजॉन्टल चलेंगे वो आपकी पंक्ति हो गई, वर्टिकल आपका जो है वो आपका स्तंभ हो गया। अब दूसरी बात, इसके क्रम की बात आती है कि आव्यूह के क्रम का निर्धारण कैसे करते हैं। तो आव्यूह का जो क्रम का निर्धारण होता है वो होता पंक्ति गुणित स्तंभ। अब आप देखिए यहां पर कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो यहां हो गया 3 इंटू स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो आपके स्तंभ भी कितने हो गए, 3। तो ये आपका इसका क्या कहलाएगा, क्रम कहलाता। आव्यूह का क्रम 3 गुणित 3 क्या हो गया, 3 गुणित 3। ऐसे एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको दे रहा हूं, क्लियर करवा रहा हूं। क्रम पहले क्रम क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ आव्यूह या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर विचार करते हैं हम लोग। तो क्लियर है, वास्तविक संख्या हो अथवा सम्मिश्र संख्या हो अथवा उनके प्रतीक हो, उनको आयताकार एरे में पंक्ति और स्तंभ के रूप में रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसमें पंक्ति कौन होती है और स्तंभ क्या होता है, ये क्लियर हो गया। ये आपकी पंक्ति है और ये आपके क्या हो गए, स्तंभ हो गए। तो अगर ये मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया, 3 गुणित 3 हो गया। अब आप देखिए इसी में और भी क्वेश्चन आप देखो, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया गया है 2 3 4 5 6 9। इसमें आपसे पूछा जाए इसका क्रम क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल है, आपसे पूछा जाए इसका क्रम क्या होगा। तो आप देखो इसमें क्लियर कर लीजिए एकदम से। आप देखें इसमें आपकी पंक्ति कितनी है, 1 और ये आपकी 2। तो पंक्ति हो गई कितनी, 2। स्तंभ हो गया 1 2 और ये आपका 3। तो स्तंभ हो गया कितना भैया, 3। तो इसका जो क्रम होगा 2 गुणित 3, ठीक है। या अगर आप जो है पंक्ति को यम मान रहे हैं, स्तंभ को यम मान रहे हैं, तो इसको यम + यन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पंक्ति और स्तंभ के द्वारा ही उसके क्रम का कोटि का निर्धारण होता है। और पंक्ति और स्तंभ जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से उसके ऑर्डर को आप गलत बताएंगे, ठीक है। सपोज करिए ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें आप देखो
इसमें यम यानी कि क्या, पंक्ति। पंक्ति कितनी हो गई, 1 2 3। और स्तंभ, स्तंभ आपका कितना हो गया, 1 और ये आपका 2। तो इसका जो क्रम होगा 3 गुणित 2। तो क्लियर हो गया, मैट्रिक्स क्या हो गई, ये क्लियर हो गई। उसको, उसके क्रम का निर्धारण कैसे करें वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आव्यूह के प्रकार, आगे बढ़ते हैं। आव्यूह के प्रकार में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। पहला, फर्स्ट, पहला आपका टाइप है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है वो आप देखें, एकदम क्लियर करते चलो भाई। इसमें हॉरिजॉन्टल आपका मैट्रिक्स वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लो भाई, जैसे मान लो 2 4 5 6 9 8। अब ध्यान दीजिए, इसमें पंक्ति कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई पंक्ति हो गई कितनी, 2। और स्तंभ कितने हो गए, स्तंभ हो गए 3। देखो 2 पंक्ति हो गए 1 और ये आपकी 2। स्तंभ कितने हो गए, 3 1 2 और ये आपके 3। ये आपके 3 आपके स्तंभ हो गए, 2 आपके R1 R2 C1 C2 C3। 3 आपके कॉलम, 3 स्तंभ हो गए। तो क्लियर हुआ। अगर इस प्रकार का आव्यूह है तो निश्चित रूप से आप क्या कहेंगे उसको, वो आपका क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, तो ऐसे आव्यूह को हम यहां पर क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसका क्रम क्या हो गया, पंक्ति गुणित स्तंभ। पंक्ति है 2 और स्तंभ है कितना, 3, है ना। यानी क्रम आपका लिखते हो पंक्ति गुणित स्तंभ, तो 2 गुणित 3, ये आपका क्रम हो गया। तो पहला क्लियर हो गया, पहला प्रकार क्लियर हुआ। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें आप देखो दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है। अब आप देखो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। देखो उसी का अपोजिट हो गया, उसमें क्या थी, कम थी, इसमें क्या हो गया, अधिक हो गया। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल आप देख लो। अब देखो भाई, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल हो गया। अब इसमें देखो पंक्ति कितनी हो गई, 1 2 और ये 3, R1 R2 R3, तो कितनी हो गई, 3। और स्तंभ इसमें कितने हो गए, 1 और 2। तो देखो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। इसका क्रम क्या कहलाएगा, ठीक है, इसका क्रम आपका हो जाएगा पंक्ति गुणित स्तंभ, यानी 3 गुणित 2। ठीक है, हर प्रकार से या हर प्रकार के मैट्रिक्स या अवयव हम आपको बताते चल रहे हैं, इसको कंठस्थ करते चलिए, क्लियर करते चलिए, क्योंकि बाद में ये समस्या आपको होती है। जब ये टाइप्स आपको नहीं क्लियर होते हैं तो सही से आप क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। कभी आपसे क्रम पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो फिर आप उल्टा कर जाते हो। आप याद रखिए, पंक्ति गुणित स्तंभ, ये आपका क्रम सदैव रहेगा। पंक्ति कौन होती है आपको क्लियर हो गया है, बार बार उसको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। तीसरा आपका होता है वर्ग अवयव। इसमें होता है वर्ग अवयव, वह अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ दोनों समान हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई, पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होने चाहिए, वो चाहे 2 गुणित 2 हो चाहे 3 गुणित 3 हो। ठीक है, जैसे आप मान लो ये 2 3 4 5, अब इसमें देखो पंक्ति कितनी हो गई, 2, पंक्ति कितनी हो गई, 2, और स्तंभ भी कितने हो गए, 2। इसका क्रम क्या हो गया भाई, 2 गुणित 2, इसलिए क्या कहलाएगी, वर्ग अवयव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 1 2 3 5 6 7 9 6 3। ठीक है, अब इसमें देखो पंक्ति हो गई 3, कितनी हो गई, 3, स्तंभ हो गए कितने, 3। ठीक है, तो आप देखो इसका जो क्रम है वो आपका कितना, 3 गुणित 3, यानी पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। पंक्ति भी कितनी है, 3, और स्तंभ भी कितना है, 3। इसलिए इस प्रकार के अवयव को हम आप क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका जो टाइप होता है पंक्ति अवयव, क्लियर करते चले। और
इससे जो डिफिनीशन में लिखवा रहा हूं इसे नोट्स भी आप बना सकते हैं और बना लीजिएगा विद एग्जांपल्स, बाद में आपको काम देता रहेगा, है ना। तो देखो भाई, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी आपका ये हो गया रो मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। वह आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लो भाई, मान लीजिए 2 3 4, अब जिस देखिए इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है केवल, पंक्ति कितनी हो गई, एक, और इसमें स्तंभ कितने हो गए, 1 2 और ये आपके 3, C1 C2 C3, तो 3 हो गए स्तंभ। इसका क्रम क्या हो गया, 1 into 3, पंक्ति गुणित स्तंभ, आपका इस प्रकार से ये क्रम हो गया। तो पंक्ति आव्यूह क्लियर हो गई। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट आपका है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह, है ना। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, कॉलम मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे आप देखो भाई, जैसे मान लीजिए 2 4 6, ठीक है। अब इसमें देखो पंक्ति R1 R2 R3, लेकिन स्तंभ कितना है, सिर्फ एक, है ना। तो पंक्ति आपकी हो गई 3, स्तंभ हो गया 1, तो इसका क्रम हो गया 3 गुणित 1। ये क्रम का कॉन्सेप्ट जरूर लेते चलिए, क्योंकि बाद में आप उल्टा कर देते हो, स्तंभ को पंक्ति में आप लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं इस तरह से। इसका क्रम कितना हो गया, 3 गुणित 1। उसके बाद आप देखो शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें आप देखिए शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, या आप लिख सकते हो नल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका डिफिनीशन लिख लीजिए, वह आव्यूह जिसके सभी अवयव
शून्य है उसे शून्य अवयव कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब आप देखो इसका क्रम क्या होगा, पंक्ति कितनी है यहां पे 2, और स्तंभ कितने हो गए 3, 1 2 3, C1 C2 C3, R1 R2। ठीक है, तो इसका जो क्रम होगा कितना हो गया 2 into 3। ये आपका जो है जीरो मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी, शून्य अवयव उसे कहते हैं। इसके बाद इकाई अवयव, इकाई अवयव अथवा तत्समक, यूनिट मैट्रिक्स अथवा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई या तत्समक ठीक है, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी आपका जो मैट्रिक्स होती क्या होती है, जिस अवयव के या जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण में इकाई एलिमेंट्स हो। इकाई एलिमेंट्स मतलब एक अवयव, एक सिर्फ वन। एक अवयव मतलब दो दो भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वन केवल होना चाहिए। ठीक है, वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में इकाई अवयव हो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसका जो विकर्ण है उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं 1 इकाई। तो अगर इकाई एलिमेंट्स है तभी आपको तत्समक अवयव कहलाएगा। अगर इस तरह से हो जाए 2 0 0 0 2 2 और 0 0 2, तो ये आपका इकाई अवयव या तत्समक अवयव नहीं कहलाएगा। ठीक है, तत्समक अवयव तभी होगा जब उसके विकर्ण में आपके जो है इकाई एलिमेंट्स हो, जब उसके विकर्ण में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो इकाई हो। तो यह आपका मुख्य विकर्ण है, क्या है मुख्य विकर्ण, उसमें इकाई अवयव है और शेष अवयव क्या होते हैं 0 होते। इसको क्लियर कर लीजिए, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई अवयव तथा शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो तो उसे तत्समक अवयव या इकाई अवयव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इकाई अथवा तत्समक अवयव वह वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अभी आपको हमने डिफाइन कर लिया, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, यानी पंक्ति और स्तंभ अगर समान है तो वह आपका वर्ग अवयव कहलाएगा। तो वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण ये हो गया, मुख्य विकर्ण में इकाई अवयव तथा शेष अवयव 0 हो, शेष अवयव 0 हो तो उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। लेकिन अगर इकाई अवयव नहीं है तो वो आपका इकाई तत्समक अवयव नहीं कहलाएगा, तो ये अदिश कहलाएगा। आगे आपको क्लियर करवा दे आएगा पॉइंट। तो ठीक है, तो ये आपका वर्ग अवयव हो गया, सॉरी वो तत्समक अवयव या इकाई अवयव कहलाएगा। ठीक,
जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई अवयव हो तथा शेष अवयव अगर शून्य है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को आप जो है इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। नेक्स्ट आपका है विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव में क्या होता है कि इसी से मिलता जुलता है, लेकिन डाउट आपको ना हो, इसमें और उसमें दोनों में फर्क है। इसमें आपका जो मुख्य विकर्ण है उसमें केवल इकाई एलिमेंट्स होना चाहिए, इकाई अवयव होना चाहिए, जबकि आपका विकर्ण अवयव में कोई भी अवयव हो सकता है। ठीक है, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स वह अवयव जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लें। इसका एग्जाम्पल आप देखो भाई, जैसे 2003 या लिख सकते हो 20030005। ठीक है, अब देखो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। उसके विकर्ण में केवल इकाई अवयव था, यहां पे क्या है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन विकर्ण में अवयव होने चाहिए, शेष अवयव 0 होना चाहिए। यहां पे विकर्ण में अवयव है लेकिन शेष अवयव क्या है, 0 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। इसका क्रम क्या है, 2 गुणित 2। इसका क्रम क्या है, 3 गुणित 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका विकर्ण अवयव कहलाता है। और इसमें ये वर्ग अवयव ही होता है एक तरह से, इसको आप लिख सकते हैं एस वह वर्ग अवयव। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। तो अब आप जो है एक और बचा हुआ अदिश अवयव अदिश अवयव, उसको आप देख लीजिए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म होगी और फिर और भी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम यहां पर क्लियर करा देंगे। ठीक है, अदिश अवयव। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें भैया। तत्समक अवयव में हमने बताया था कि जो मुख्य विकर्ण होता है उसका प्रत्येक अवयव इकाई हो, शेष शून्य हो। इसमें क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण समान, जिसके विकर्ण में समान अवयव व शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं।
तो देखो थोड़ा कंफ्यूजन वाला काम है यहाँ पे, ठीक ना। आप सोचो कि इसमें भी तो सभी अवयव समान है, तो हम इसको तत्समक कह लें। तत्समक मीन्स उसका जो विकर्ण हो, जो मुख्य विकर्ण हो, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, जिसके जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो आपके क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो यूनिट हो, इकाई हो, 1 हो। समान तो हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो क्या हो, 1 हो। अगर 1 होगा तो तत्समक होगा, न कि आपका क्या कहलाएगा, अदिश। 1 को छोड़कर अगर कोई भी एलिमेंट्स यहां पर इक्वल है तो निश्चित रूप से वो आपका अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे ख्याल से सभी टाइप्स हमने आपको करा दिया। इसमें मैट्रिक्स के जो भी प्रकार थे वो कंप्लीट हुए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तब तक इसको आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन न रह जाए पंक्ति और स्तंभ में या किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स में कोई आपको दिक्कत न रह जाए, जिससे क्वेश्चन में कोई समस्या न हो। हम C1, C2, C3, R1, R2, R3 लिखें तो फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।